नमस्कार दोस्तों, एडवांस जीएस एकेडमी पे अपना फोर्ट्स ऑफ राजस्थान का चित्तौड़गढ़ फोर्ट चल रहा था। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के फर्स्ट पार्ट में हमने उसके इतिहास, उसके उपनाम और उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में देखा। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपसे एक बात कही थी कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने की संभावना है, लेकिन एक तकनीकी खराबी की वजह से, एक टेक्निकल मिस्टेक की वजह से हमको ये वीडियो 19 या 20 मिनट तक का ही रखना पड़ा। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और बाकी का जो पार्ट है जिसमें स्थापत्य कला और शाखे आएंगे उसको हम आज देखेंगे। इन शाखों के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सबसे ज़्यादा शाखे हुए हैं, सबसे प्रसिद्ध शाखे हुए हैं। मेवाड़ या चित्तौड़ के लिए 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक एक बुरा दौर गुजरा है, जिसमें चित्तौड़ ने 3 शाखे देखे हैं। पहला 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की वजह से मेवाड़ को पहला शाखा देखना पड़ा। दूसरा जो शाखा और जो तीसरा शाखा है वो महाराणा सांगा के दोनों पुत्रों के समय हुआ, जिसमें पहला है 1534-35 में विक्रमादित्य के टाइम पे, और दूसरा है उदय सिंह के समय पे 1567-68 में। तो आइए देखते हैं इन शाखों के बारे में और तुलनात्मक रूप से शाखों को देखेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा। पहले शाखे में आक्रमणकर्ता थे अलाउद्दीन खिलजी, जैसे आप सबको पता होगा। दूसरे शाखे में जो आक्रमणकर्ता थे वो गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह थे, और तीसरे शाखे में जो आक्रमणकर्ता थे वो थे सम्राट अकबर। आप सबको पता होगा। पहला शाखे की अपन अगर वर्ष की बात करें तो 1303 ईस्वी में हुआ, और अगर तारीख की बात करें तो 26 अगस्त 1303। दूसरे शाखे की बात करें तो ये दोनों ही शाखे महाराणा सांगा के पुत्रों के समय हुए। तो दोनों ही 16वीं शताब्दी में हुए, 1534 और 1535। तारीख की बात करें तो 8 मार्च 1535। अकबर के समय में जो तीसरा शाखा हुआ वो हुआ 1567-68 में। तारीख की बात करें अपन तो 25 फरवरी 1568। इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर कोई क्वेश्चन आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड पूछता है तो आपका जो सही जवाब होना चाहिए वह होना चाहिए 1535 दूसरे शाखे के लिए, और तीसरे शाखे के लिए जो सही जवाब होना चाहिए वो 1568। क्यों होना चाहिए? देखिए, 34 में बहादुर शाह ने प्रथम आक्रमण किया था, उसमें इसको धन और जागीर देके वापस भेज दिया था आड़ी रानी कर्मावती ने। और 35 में क्योंकि इसने देखा कि मेवाड़ की स्थिति कमज़ोर है और विक्रमादित्य अल्पवयस्क है, इसलिए इसने 35 में दोबारा आक्रमण किया और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीता। दूसरा शाखा यहाँ घटित हुआ, और ऐसा माना जाता है कि ये सबसे बड़ा शाखा था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। और तीसरे शाखे की बात करें तो 67 के अंत में, 1567 के अंत में अकबर ने आक्रमण किया था, और फरवरी 68 में यहाँ शाखे की घटना हुई। इसलिए जो सही वर्ष है वो तीसरे शाखे के लिए तो है 1568 और दूसरे शाखे के लिए है 1535। तारीख अभी तक पूछी नहीं गई है, सन पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बताना उचित समझा।
आइए देखते हैं राजा कौन था। अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़गढ़ के जो राजा थे वो थे रावल रतन सिंह गोहिल वंश के। गुजरात के बहादुर शाह जो दूसरा शाखा हुआ गुजरात के बहादुर शाह के समय में 1534-35, उसमें जो शासक थे वो थे विक्रमादित्य सांगा के पुत्र। और तीसरे शाखे में अकबर के समय में जो मेवाड़ के महाराणा थे वो थे महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह। रावल रतन सिंह क्योंकि 1303 में वहाँ मौजूद थे, इन्हीं के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई, इन्हीं के नेतृत्व में ही केसरिया हुआ। तो अपन यूँ कह सकते हैं जो केसरिया हुआ वो रावल रतन सिंह के नेतृत्व में हुआ। और पहले साके में जो जौहर की घटना हुई वो रावल रतन सिंह की सुंदर पत्नी महारानी पहले साके में जो जौहर की घटना हुई वो महारानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुई। आइए दूसरे साके पे चलते हैं। दूसरा साका जो विक्रमादित्य के समय में हुआ, उस वक्त जो राजमाता थी वो थी राणा सांगा की पत्नी हाड़ी रानी, हाड़ौती की थी, बूंदी की थी, हाड़ी रानी कर्मावती। कर्मावती ने क्या किया कि विक्रमादित्य के अल्पवयस्क होने की वजह से इनको इनके ननिहाल बूंदी भेज दिया गया था और यहाँ का जो प्रशासन है वो कर्मावती ने ठाकुर बाघ सिंह के नेतृत्व में सौंप दिया था। अब देखिए ठाकुर बाघ सिंह के बारे में ये कहना चाहूँगा, देवलिया से आते, देवलिया के ठिकानेदार हैं ठाकुर बाघ सिंह। और खानवा के युद्ध में जो राणा सांगा ने खानवा का युद्ध लड़ा था बाबर के साथ, उसमें भी ठाकुर बाघ सिंह ने बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी और राणा सांगा का साथ दिया था। ठाकुर बाघ सिंह ने अपनी शौर्य और वीरता का परिचय दिया बहादुर शाह के आक्रमण में और इन्हीं के नेतृत्व में दूसरे शाखे में केसरिया हुआ। और जौहर की जो घटना हुई, जो जौहर की घटना हुई वह कर्मावती, जौहर की जो घटना हुई वह रानी कर्मावती के नेतृत्व में हुई। तीसरे शाखे पे चलते हैं। उदय सिंह यहाँ के राजा थे। उदय सिंह जैसे ही अकबर ने आक्रमण किया, उदय सिंह अपनी रानियों के साथ गोगुंदा की पहाड़ियों में चले गए थे और जो मेवाड़ या चित्तौड़गढ़ का जो कार्यभार है वो ये दे गए थे दो व्यक्तियों को। एक तो जयमल राठौड़ जो मेड़ता के थे, इन्हें जयमल मेड़तिया भी कहते हैं, और आमेट ठिकाने के फत्ता सिसोदिया को। कि दो व्यक्ति हैं यहाँ, एक तो है आमेट फत्ता सिसोदिया और एक है जयमल राठौड़ मेड़ता की।
आमेट के फत्ता सिसोदिया और जयमल राठौड़ दोनों को उदय सिंह ने अपना कार्यभार सौंप दिया था। और अकबर के समय आमेट के फत्ता सिसोदिया और जयमल राठौड़ ने वीरता का परिचय दिया। अकबर की बंदूक से जयमल राठौड़ को गोली भी लगी और उसके बाद में इन्हीं के वंश में एक व्यक्ति है कल्ला राठौड़, उन्होंने इनको कंधे पे बैठा के चारों हाथों से लड़ाई लड़ी। ऐसा कहा जाता है कि चित्तौड़ की तरफ से 4 हाथ वाले देवता लड़ाई लड़ रहे हैं। ये दोनों लड़ाई करते वक्त अकबर से युद्ध करते वक्त आमेट के फत्ता सिसोदिया और जयमल राठौड़ वीरगति को प्राप्त हुए। इन्हीं के दोनों के नेतृत्व में केसरिया करा गया। और तीसरे शाखे में जो जौहर की घटना हुई वो हुई फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में। ध्यान रहे ये फूल कंवर मेड़ता की थी और जयमल राठौड़ की बहन थी। इनकी तो पत्नी थी और इनकी बहन थी। देखिए पहला शाखा अलाउद्दीन खिलजी 1303, दूसरा गुजरात के बहादुर शाह के समय 1534-35, तीसरा अकबर के समय 1567-68। कुछ और 2-3 बातें हैं जिनको डिस्कस करके इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। पहले शाखे में लगभग 1600 रानियों या महिलाओं ने जौहर किया। लगभग 1600 रानियों महिलाओं ने जौहर किया। इसकी जगह हम कई बार 16,000 भी देखने को मिलता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि उस वक्त 1303 में इतनी जनसंख्या और वह भी केवल महिलाओं की जनसंख्या होना उचित नहीं देखा जा सकता। इसलिए 16,000 मेरे हिसाब से उचित नहीं है। आप 1600 रानियों को कह सकते हैं कि इन्होंने जौहर किया। दूसरा शाखा था उसमें लगभग 13,000 रानियों ने या 13,000 रानियों या फिर महिलाओं ने जौहर किया। और जो तीसरा शाखा था उसमें 700 महिलाओं ने जौहर कुंड में आहुति अपनी दी। एक बात और है इन शाखों से रिलेटेड, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। पहले शाखे में कत्लेआम का आदेश जारी किया गया था। पहले शाखे में कत्लेआम का आदेश जारी किया गया था और तीसरे शाखे में कत्लेआम का आदेश जारी किया गया था। पहले शाखे में कत्लेआम का आदेश जारी किया गया था और तीसरे शाखे में कत्लेआम का आदेश जारी किया था। देखिए दूसरे शाखे में कत्लेआम का आदेश नहीं जारी किया गया था, इस बात को आप ध्यान रखें। दूसरे जो शाखा था उसमें कत्लेआम का जो आदेश जारी किया गया था वो राजा भगवंत दास जो जयपुर के थे, राजा भगवंत दास के कहने पे कत्लेआम का आदेश जारी करवाया था सम्राट अकबर ने। लेकिन सम्राट अकबर ने आमेट के फत्ता सिसोदिया और जयमल बेड़तिया के साहस और वीरता को देखकर आगरा के महल में हाथी के ऊपर इनकी संगमरमर की प्रतिमाएं लगवा रखी है। आगरा के महल के गेट पे इनकी प्रतिमाएं लगवाई गई। अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया तो आक्रमण करने के बाद में, किले को फतेह करने के बाद में, किले को जीतने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को ये किला सौंप दिया और किले का नाम रख दिया खिजराबाद। किले का नाम रख दिया खिजराबाद।
खिज्र खां ने गंभीरी नदी पे एक पाषाण का पुल भी बनाया है जो अभी तक विद्यमान है। ये तो थी अपनी साके के बारे में जानकारी। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, साके के बाद में अब अपन स्थापत्य कला को देखते हैं। पहले मैप पे देखेंगे, उसके बाद में जो जो महत्वपूर्ण स्थान है या महत्वपूर्ण इमारतें हैं उनके बारे में 2 या 3 पॉइंट लेंगे और उसके बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बच्चों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग व्हेल मछली के आकार का है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग व्हेल मछली के आकार का है और इस दुर्ग में ऐसी बहुत सी इमारत है जो इस दुर्ग को एक महान दुर्ग बनाती है। राजस्थान का गौरव के रूप से इसको कहा जाता है। ये यूं ही नहीं कहा जाता, इस दुर्ग में जो इमारतें हैं वो अपने आप में एक बहुत ही प्रमुख इमारतें हैं। आइए देखते हैं दुर्ग के बारे में। पहले मैप में देखेंगे। इस दुर्ग के, जैसे आपको मैंने कहा है, आधुनिक निर्माता कुंभा है, तो हर काम, लगभग ज़्यादातर काम कुंभा द्वारा ही करवाया गया था। इस दुर्ग में पहले पैदल मार्ग था, उसको कुंभा ने बदलवा कर रथ मार्ग करा, 7 दरवाज़ों का निर्माण करा, 7 महत्वपूर्ण अभेद दरवाज़ों का निर्माण करा, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया और भी कई चीज़ों का निर्माण कराया। आइए देखते हैं किस किस का निर्माण कराया। पहले मैप पे देखेंगे किस तरह का ये किला है। ठीक है, एक व्हेल मछली के समान चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। महाराणा कुंभा ने इसको सैन्य दुर्ग के रूप में मजबूती दिलाने के लिए एक सर्पिलाकार रथ मार्ग का निर्माण करवाया, जिनमें 7 अभेद दरवाजे बनाए गए, जिससे इस दुर्ग को सुरक्षा प्रदान की जा सके। जिसमें पहला जो दरवाज़ा बनवाया वो है पाडनपोल। पहले दरवाजे को हम पाडनपोल के नाम से जानेंगे। इसकी 2 खास बातें हैं। पाडनपोल के निकट देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह की छतरी है। देवलिया के बाघ सिंह की छतरी और पाडनपोल के ही पास में राणा सांगा की झाली रानी द्वारा निर्मित एक झाली वाव है। इसको हम समझने के लिए नीले पेन से दिखा देते हैं। ये है झाली वाव। पाडनपोल से आगे की तरफ चलेंगे तो जो दूसरे नंबर का जो दूसरा गेट मिलेगा, दूसरा दरवाज़ा मिलेगा, उसे हम कहेंगे भैरवपोल। भैरवपोल से आगे चलने के बाद में जो तीसरा दरवाज़ा मिलेगा वो है हनुमानपोल। चौथा दरवाज़ा है गणेशपोल। 5वां दरवाज़ा है जोड़ला पोल। 6ठा दरवाज़ा है लक्ष्मण पोल और जो 7वां और अंतिम दरवाज़ा है वो है रामपोल। एक बार दोबारा देखते हैं। पहला पाडनपोल, दूसरा भैरवपोल, तीसरा हनुमानपोल, चौथा गणेशपोल, 5वां जोड़ला पोल,
छठा लक्ष्मण पोल और सातवां राम पोल। देखिए बच्चों, हनुमान पोल और भैरव पोल, दूसरे और तीसरे दरवाजे के बीच में एक छतरी बनी हुई है। एक नहीं, दो छतरियां बनी हुई है। एक तो है, पहली तो है जयमल राठौड़ की और दूसरी है कल्ला राठौड़ की। तो जो जयमल राठौड़ की छतरी है वो 4 खंभों की छतरी है। जो कल्ला राठौड़ की है वो 6 खंभों की छतरी है। ये तो हुई अपनी दरवाजों से बात, दरवाजों से संबंधित बातें। अब आइए दुर्ग में प्रवेश करते हैं। जैसे ही दुर्ग में प्रवेश करेंगे, सामने की तरफ आमेर के फत्ता सिसोदिया का स्मारक मिलेगा। रामपोल से उत्तर की तरफ चलने पे देखिए, इसकी डायरेक्शन जो है किले की वो इस तरह है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। रामपोल से उत्तर की तरफ चलने पर एक मंदिर है शिवजी का। इस शिवजी के मंदिर का नाम कहा जाता है कि महाभारत काल से है ये शिवजी का मंदिर, और बाद में इसका निर्माण कुंभा ने करवाया। इनका नाम है कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर। कुकड़ेश्वर महादेव। थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चलेंगे तो यहाँ 2 स्थान है, एक तो है जलाशय और एक है महल। जो महल है वो राणा रतन सिंह का महल है। इसको कहा जाता है राणा रतन सिंह पैलेस। और जो तालाब है वो कहा जाता है रत्नेश्वर तालाब। उत्तर में, बिल्कुल उत्तर में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उत्तर में जो एक दरवाज़ा बना हुआ है, यहाँ एक दरवाज़ा बना हुआ है जो जिसका नाम है लखोटा की बारी। ऐसा कहा जाता है कि अकबर की जो बंदूक थी संग्राम, उस बंदूक से जो जयमल राठौड़ के पैर में गोली लगी थी वो इस लखोटा की बारी पे ही लगी थी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन। देखिए बच्चों, यहाँ है एक तोपखाना। पश्चिम की ओर चलेंगे तो यहाँ एक तालाब पड़ेगा जिसे कहा जाता है भोलिया तालाब। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में वर्तमान में कुछ इस तरह की एक सड़क का निर्माण हो रखा है। इस तरह की एक सड़क का निर्माण हो रखा है। देखिए ये पड़ेगा भोलिया तालाब। पश्चिम की तरफ जो दरवाज़ा है दुर्ग का, उसे कहा जाता है सूरज पोल। सूरज पोल दरवाजे के निकट ही सलूम्बर के रावत साईदास चूड़ावत का एक स्मारक बना हुआ है। सलूम्बर के रावत
साईदास चूड़ावत, सलूम्बर के रावत साईदास चूड़ावत का एक स्मारक बना हुआ है। रावत साईदास चूड़ावत ने जो दूसरा जो शाखा हुआ था जिसमें बहादुर शाह ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर, उसमें रावत साईदास चूड़ावत ने ठाकुर बाघ सिंह के साथ लड़के उस युद्ध में अपने को वीरगति को प्राप्त किया था। सूरजपोल के ही निकट है जैन कीर्ति स्तंभ। सूरजपोल के निकट है जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ के सामने की तरफ एक प्राचीन जैन मंदिर बना हुआ है। जैन मंदिर के थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ एक महल है, इसका नाम है फतेह प्रकाश महल। इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा। जो फतेह प्रकाश महल है वह वर्तमान में एक राजकीय संग्रहालय है। आइए आगे की तरफ चलते हैं। अन्नपूर्णा माता का मंदिर, इधर रामपोल के ही पास में शिवाजी की कुलदेवी और बनवेर द्वारा बनाया गया तुलजा भवानी मंदिर। तुलजा भवानी मंदिर। और आगे की तरफ चलेंगे तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दो प्रसिद्ध मंदिर है, सूरजपोल गेट के पास में पड़ते हैं, सूरजपोल दरवाजे के पास में पड़ते हैं। एक तो है यहाँ सतबीस देवरी, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में 2-4 पॉइंट अपन पढ़ेंगे। सतबीस देवरी। और इधर की तरफ है श्रृंगार चौरी। ये तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बीच से उत्तर तक आधे हिस्से में जो जो चीज़ें बनी हुई है उसकी जानकारी हुई। एक सूरजपोल गेट के पास नीलकंठ महादेव मंदिर और है। नीलकंठ महादेव मंदिर। आगे चलने पे एक कुंड पड़ता है। अक्सर जो इंटरनेट पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो पिक्चर देखी जाती है उसमें एक कुंड दिखाई देता है जिसका नाम है गौमुख कुंड। या गौमुख कुंड के पास में ही आपको एक महल देखने को मिलेगा। वो महल है कुंभा का महल, महाराणा कुंभा पैलेस। महाराणा कुंभा पैलेस के 2 रास्ते हैं, या फिर यूं कहें 2 दरवाजे हैं। पहला जो दरवाज़ा है वो है बड़ी पोल, और जो दूसरा दरवाज़ा है यहाँ उसे कहते हैं त्रिपोलिया। कुंभा महल के ही सामने है कुंभ श्याम मंदिर, और यहाँ पड़ेगा अपना मीरा मंदिर। मीरा मंदिर के सामने मीरा जी के गुरु संत रविदास की छतरी है। थोड़ा सा और दक्षिण की तरफ चलेंगे अपन। थोड़ा सा और दक्षिण की तरफ चलेंगे तो 2 मंदिर हमको और देखने पड़ेंगे और देखने को मिलेंगे। एक तो मेवाड़ की कुलदेवी बाण माता का मंदिर, या फिर अपन यूँ कहें सिसोदिया वंश की कुलदेवी बाण माता का मंदिर। बाण माता
दूसरा है वीर कल्ला राठौड़ का मंदिर। गौमुख कुंड के उत्तर में तो पड़ता है जटाशंकर महादेव और दक्षिण में पड़ता है समिदेश्वर महादेव मंदिर। कुंभा पैलेस के ही नज़दीक में गौमुख कुंड के पास में एक स्थल है जिसका नाम है जौहर कुंड। जौहर कुंड के एक कॉर्नर पे सबसे फेमस, सबसे प्रचलित, सबसे प्रसिद्ध विजय स्तंभ बना हुआ है। विजय स्तंभ बना हुआ है। यहीं पे एक स्थान है जिनका नाम है, ये है जौहर। यहीं पे एक स्थान है इसका नाम है महासती। महासती स्थान। थोड़ा सा और दक्षिण की तरफ चलेंगे तो यहाँ दो मंदिर आएंगे, कलिका माता मंदिर और कंकाली माता मंदिर। दक्षिण के थोड़े से जलाशयों की बात करें तो ये जलाशय आएगा सुखाड़िया टैंक। उसके पास में ही, उसके नज़दीक में ही एक और जलाशय है जिसका नाम है भीमलत कुंड। भीमलत कुंड के पास में एक जलाशय और है, इसका नाम है राज टीला तालाब। राज टीला तालाब के बिल्कुल उल्टी साइड में एक तालाब पड़ता है जिसका नाम है चित्रांग मौर्य तालाब। बीच में और भी कई तालाब पड़ते हैं जैसे फत्ता तालाब, सूरज कुंड, पद्मनी कुंड। पद्मनी कुंड के पास में ही एक महल आएगा जो महारानी पद्मनी का महल है। पद्मनी कुंड या पद्मनी महल से, ये यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, पद्मनी महल। पद्मनी महल के नीचे की तरफ एक हवेली है जो कहलाती है एक महल है जो कहलाता है गोरा बादल महल। थोड़ा सा और दक्षिण की तरफ चलेंगे तो एक महल बना हुआ है जिसका नाम है खाटन महल। खाटन महल के नीचे की तरफ, खाटन महल के नीचे की तरफ एक हवेली है जिसे कहा जाता है रामपुरा। रामपुरा भानपुरा की हवेली। ये तो थे इसकी स्थापत्य कला से। लास्ट जो दक्षिण में एक मृगवन बना हुआ है, हिरणों के लिए एक चारागाह टाइप का मृगवन बनाया हुआ है जो वर्तमान में बंद है। लास्ट का जो बुर्ज है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो लास्ट या अंतिम दक्षिणी बुर्ज है, उसे कहा जाता है चित्तौड़ी बुर्ज। चित्तौड़ी बुर्ज के नीचे की तरफ अकबर ने
एक टीले का निर्माण करवाया, एक कृत्रिम टीले का निर्माण करवाया, जिसको अकबर ने यह समझा कि यह स्थान चित्तौड़ी बुर्ज के नीचे की तरफ, यह स्थान सैन्य दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त स्थान है और इस स्थान की ऊंचाई बढ़ाने के लिए इसके तल पे या इसकी मगरी पे रेत का एक टीला, कृत्रिम टीला बनाया गया। उस रेत डालने के लिए एक एक टोकरी के लिए मजदूरों को अकबर ने एक एक सोने के सिक्के उपहार में दिए और वही रेत का टीला कहला जाता है। वही रेत का टीला जो बनाया गया उसे कहा गया मोहर मगरी, उसे कहा गया मोहर मगरी। ये तो था आपका पूरा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो भी स्थापत्य कला के स्थान है वह सब मैंने लगभग इसमें ले लिए हैं। अब आइए देखते हैं जो जो महत्वपूर्ण स्थान है उनके बारे में एक एक दो पॉइंट, और फिर इसको ख़त्म करेंगे। देखिए बच्चों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान जिस ओर आकर्षित होता है वो है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ, और उसी के साथ हम दो चीज़ और पढ़ते हैं जो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और जैन कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ को हम कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, विजय स्तंभ भी कहते हैं, विक्ट्री टावर भी कहते हैं, और जो जैन कीर्ति स्तंभ है वो एक जैन व्यापारी द्वारा बनवाया गया है, भगवान आदिनाथ को समर्पित है। इन तीनों चीज़ों में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और जैन कीर्ति स्तंभ में लगभग सभी बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। आज हम इन तीनों को तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। देखिए, चालू करते हैं विजय स्तंभ से। विजय स्तंभ से चालू करते हैं। दूसरा नाम इसको हम कीर्ति स्तंभ कहते हैं। विक्ट्री टावर भी कहते हैं। विजय स्तंभ 9 मंजिला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक डमरू के आकार का विजय बना हुआ है, जिसकी जो पहली और दूसरी मंजिल है वह चौड़ाई में बड़ी है। फिर तीसरी से लेकर 7वीं मंजिल तक लगभग एकसार चौड़ाई है। उसके बाद में 8वीं मंजिल जो है वो थोड़ी सी चौड़ी दिखाई देती है, और उसके बाद में 9वीं मंजिल। देखिए कुछ तथ्य। तीसरी मंजिल पे अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। तीसरी जो मंजिल है उसमें अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। 8वीं मंजिल पे कोई मूर्ति नहीं है। 8वीं मंजिल पे कोई मूर्ति नहीं है। 120 से 122 फीट ऊंचा है। इधर की तरफ लिख लेता हूँ। 120 से 122 फीट ऊंचा है।
लगभग 157 सीढ़ियाँ हैं, लगभग 157 सीढ़ियाँ हैं। इसको बनाने में 90 लाख रुपए खर्चा आया। $90 लाख रुपए खर्चा हुआ। इसको बनाने में जो खर्चा आया वो था 90 लाख रुपए। देखिए 9वीं मंजिल पे बिजली गिरने से इसकी क्षति हो गई थी, जिसका पुनः निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया। इसका पुनः निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया। नौवीं मंजिल पे अत्रि भट्ट व महेश भट्ट द्वारा एक प्रशस्ति लिखवाई गई, जो कि 8 शिलाओं पे लिखवाई गई थी। 6 शिलाएं क्षति होने की वजह से हम अभी नहीं है, 2 शिलाओं पे अभी भी वह प्रशस्ति विद्यमान है। आज़ादी के 2 वर्ष बाद, 15 अगस्त 1949 को भारत सरकार द्वारा इस पर डाक टिकट जारी किया गया, जो कि 1 रुपये का था। 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। अब देखते हैं इसका निर्माण 1438, कई जगह 1440 भी लिखा हुआ है, 1438 से 1440 तक, 1438 या फिर 1440 से 1448 तक लगभग 8 से 10 वर्षों में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। महाराणा कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी को हराया था। महाराणा कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी को सारंगपुर, जो कि एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है, 1437 में सारंगपुर युद्ध के जीत के उपलक्ष्य में एक 1437 में सारंगपुर युद्ध के जीत के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। कुछ और तथ्य हैं। आधार पे ये 30 मीटर चौड़ा है। आधार पे यह 30 मीटर चौड़ा है। अब देखते हैं इसके शिल्पी के बारे में। जो विजय स्तंभ है, उसके जो शिल्पी या वास्तुकार कहें, वो थे मंडन। मंडन ने कई अनेक पुस्तकें लिखी है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। और जो वास्तुकार या जो बनाने वाले थे वो थे 4 व्यक्ति, जैता, कूपा, पूंजा और नापा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 120 से 122 फीट ऊंचा है, लगभग 157 सीढ़ियाँ हैं। आधार पे इसकी चौड़ाई 30 मीटर है। 15 अगस्त 1949 को भारत सरकार द्वारा प्रथम बार 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। तीसरी मंजिल पे 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। 8वीं मंजिल पे कोई मूर्ति नहीं है। 9वीं मंजिल पे बिजली गिरने से जो क्षति हुई थी, उसके बाद में महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण कराया। 9वीं मंजिल पे ही अत्रि भट्ट व महेश भट्ट द्वारा एक प्रशस्ति लिखाई गई। प्रशस्ति में मेवाड़ के सिसोदिया वंश या गुहिल वंश के बप्पा रावल से लेकर जितने भी 1460 तक जितने भी शासक हुए हैं, उनका यशगान किया हुआ गया है। उनके बारे में उल्लेख है।
उसके अलावा 1438 से 1438 या फिर 1440 से 1448 तक इसका निर्माण कराया गया। 1437 में महमूद खिलजी पर सारंगपुर युद्ध में विजय पाने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ को बनवाया गया। शिल्पी थे बन्नन जैता कूपा पूंजा नापा इसके बनाने वाले थे विजय स्तंभ को। आइए देखते हैं विजय स्तंभ के बारे में इतिहासकारों ने क्या कहा, या फिर इतिहासकारों ने विजय स्तंभ की तुलना किससे की। सबसे पहले आएंगे अपने, एक चीज और इसमें रह रही है, विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि सभी मेवाड़ के शासक शिव भक्त थे, लेकिन महाराणा कुंभा ही एक ऐसे हैं जो विष्णु भक्त था, और महाराणा कुंभा ने विष्णु को समर्पित ये विजय स्तंभ का निर्माण किया। इसमें हमारे हिंदू धर्म के सभी देवी देवता, इसमें उमा नारेश्वर, विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा, राम, महाभारत काल के सभी जितने भी देवता हैं सभी की मूर्तियां इसमें विद्यमान है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मुस्लिम शासकों के अंतर्गत होने पे मुस्लिम शासकों ने जितने भी देवी देवताएं हैं उनका जो मुख है, उनकी जो प्रतिमाओं का मुख है उसको बिगड़वा के चेंज करवा दिया, जिससे वह बदरूप हो गई है। विजय स्तंभ के बारे में एक इतिहासकार हुए उपेंद्र नाथ। उपेंद्र नाथ ने विष्णु को समर्पित होने की वजह से इसका नाम विष्णु ध्वजगढ़ रखवाया। क्या रखवाया? विष्णु ध्वजगढ़। कर्नल जेम्स टॉड कुतुब मीनार से इसकी तुलना करते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने कुतुब मीनार से बेहतर इसको बताया है विष्णु ध्वजगढ़ को। कर्नल जेम्स टॉड ने कुतुब मीनार से बेहतर बताया है। फिर आते हैं अपने एडगर फर्ग्यूसन। एडगर फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन से इसकी तुलना करी है। रोम के टार्जन से इसकी तुलना करी है। उसके बाद में आते हैं डॉक्टर गोड्स। डॉक्टर गोड्स ने विजय स्तंभ को कहा है भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। पांचवा देखते हैं, गोपीनाथ शर्मा इसे कहते हैं लोक जीवन का रंगमंच। ओझा जी एक और इतिहासकार हैं, बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। इन्होंने इसको कहा है पौराणिक देवताओं का, हिंदू पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश। हिंदू पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश। उसके बाद में आती है डॉक्टर सीमा राठौड़। डॉक्टर सीमा राठौड़ ने इसको कहा है संगीत की भव्य चित्रशाला।
उसके बाद में आते हैं डॉक्टर आरपी व्यास। आरपी व्यास जी ने इन्हें कहा है हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि। हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि। ये तो थे इसके उपनाम या विभिन्न इतिहासकारों द्वारा दिए गए या विभिन्न इतिहासकारों द्वारा तुलना की गई जिन जिन से भी। जैसे एक बार और रिपीट करते हैं अपन, उपेंद्र नाथ ने बोला इसको विष्णु ध्वजगढ़। कर्नल जेम्स टॉड ने इनको कुतुब मीनार से बेहतर बताया है। उसके बाद में देखिए एडगर फर्ग्यूसन ने इसकी रोम के टार्जन से तुलना करी है। उसके बाद में अपन देखते हैं डॉक्टर गोट्स ने बोला है भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। फिर आप सभी जानते हैं भारतीय इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा को। गोपीनाथ शर्मा जी ने कहा है लोक जीवन का रंगमंच। डॉक्टर ओझा ने कहा है हिंदू पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश। उसके बाद में डॉक्टर सीमा राठौड़ बोलती हैं संगीत की भव्य चित्रशाला। उसके बाद में डॉक्टर आरपी व्यास बोलते हैं इसे हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि। ये विजय स्तंभ अपना ये पूरा हो गया है। उसके बाद में आइए चलते हैं इसी के ही जैसे एक और स्तंभ के बारे में जिसका नाम है जैन कीर्ति स्तंभ। दूसरा है जैन कीर्ति स्तंभ। देखिए जैन कीर्ति स्तंभ बच्चों 7 मंजिला है। 7 के आगे 5 लगा देंगे, 75 फुट ऊंचा है। एक धनी जैन व्यापारी थे, एक बहुत ही धनी जैन व्यापारी थे सनाय बघेरवाल। सनाय बघेरवाल क्या थे? धनी जैन व्यापारी। इनके पुत्र थे जीजा बघेरवाल। सनाय बघेरवाल एक धनी जैन व्यापारी थे, उनके पुत्र थे जीजा बघेरवाल। इसका निर्माण, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था जीजा बघेरवाल ने। 10वीं से 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। भगवान आदिनाथ जी जो कि प्रथम तीर्थंकर है, या ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी को समर्पित है। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। 7 मंजिला है, 75 फुट ऊंचा है। एक धनी जैन व्यापारी सनाय बघेरवाल के पुत्र जीजा बघेरवाल ने इसका निर्माण कराया। इसका निर्माण कार्य 10वीं से 11वीं शताब्दी में हुआ और प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जी या ऋषभदेव जी को यह समर्पित है। जैन कीर्ति स्तंभ के सामने, जैसा मैंने आपको एक बार मैप में पिछला जो मैप बनाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, उसमें बताया था जैन कीर्ति स्तंभ के सामने की तरफ एक जैन मंदिर है। इस जैन मंदिर का निर्माण 1438 में कुंभा के कहने पे
राणा कुंभा के कहने पर ओसवाल महाजन गुंडराज ने 1438 में करवाया। एक जैन मंदिर है इस जैन कीर्ति स्तंभ के सामने, उसका निर्माण 1438 में राणा कुंभा के कहने पर ओसवाल महाजन गुंडराज ने करवाया। ये तो था जैन कीर्ति स्तंभ। और एक तीसरा और था जिसको लेकर कंफ्यूजन बना रहता है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। जैन कीर्ति स्तंभ अलग इमारत है, विजय स्तंभ या उसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, वह एक अलग इमारत है जो 9 मंजिला है। जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है। और जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, ये कीर्ति या विजय स्तंभ जो 9 मंजिला है उसकी 9वीं मंजिल पर लिखवाई गई है। नौवीं मंजिल पे लिखवाई गई। किसकी 9वीं मंजिल? विजय स्तंभ की। शुरुआत में 8 शिलाओं पे लिखवाई गई थी। क्षति की वजह से, बिजली गिरने से जो क्षति हुई उसकी वजह से 6 शिलाएं नष्ट हो गई, 2 शिलाएं बची थी। इसका निर्माण तो नहीं कहेंगे, इस प्रशस्ति को जो लिखवाना शुरू किया था वो किया था 1460 ईस्वी में। किसके द्वारा किया था? एक व्यक्ति थे अत्रि भट्ट। अत्रि भट्ट ने इसका निर्माण शुरू किया, निर्माण या लिखवाना शुरू किया। और बाद में इनके पुत्र महेश भट्ट ने देखिए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 9वीं मंजिल पे लिखवाई गई विजय स्तंभ की। 8 शिलाओं में लिखवाई गई, जिसमें से क्षति होने की वजह से 6 शिलाएं नष्ट हो गई, 2 शिलाएं बची है। 1460 ईस्वी में लिखवानी शुरू की। अत्रि भट्ट ने इसको लिखवाना शुरू किया। उसके बाद में उनके पुत्र महेश भट्ट ने पूर्ण करवाया। ये महेश भट्ट वह नहीं है जो सिनेमा इंडस्ट्री से आते हैं, ये अत्रि भट्ट के पुत्र हैं महेश भट्ट। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान देने की बात है, अगर पेपर में आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड ये दे देता है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखवाई और उसमें अत्रि भट्ट या महेश भट्ट का कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो आप किसे सही करेंगे? देखिए बच्चों, अत्रि भट्ट और महेश भट्ट को अभी कभी के नाम से भी जाना जाता है। अभी कभी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति क्यों लिखवाई गई? देखिए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति एक तो कीर्ति स्तंभ पे लिखवाई गई, मतलब विजय स्तंभ पे लिखवाई गई, 9वीं मंजिल पे लगाई गई। इस प्रशस्ति में लगभग बप्पा रावल से लेकर सभी मेवाड़ के या चित्तौड़ के जितने भी राजा हुए हैं उनका यशगान किया हुआ है। उनके बारे में युद्ध है, उन्होंने कौन कौन से युद्ध जीते, क्या क्या रचनाएं करी, क्या क्या निर्माण करवाए, लगभग उनका सभी का उल्लेख इस प्रशस्ति में किया गया है। आइए, ये तो हुआ विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ। उसके बाद में जैन कीर्ति स्तंभ जो 7 मंजिला है। उसके बाद में विजय स्तंभ प्रशस्ति या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पे अत्रि व महेश भट्ट द्वारा लिखवाई गई। आइए देखते हैं इसके कुछ मंदिरों के बारे में।
सबसे पहले आता है तुलजा भवानी मंदिर। तुलजा भवानी मंदिर के बारे में आपको 3 बात याद रखना जरूरी है। पहली तो एकमात्र राजस्थान में, यह एकमात्र तुलजा भवानी का मंदिर है। दूसरा, जो तुलजा भवानी है वह शिवाजी की कुलदेवी है। तीसरा, बनवीर ने यह मंदिर बनवाया था। तुलजा भवानी मंदिर बनवीर ने बनाया था। दूसरा देखते हैं अपन सतबीस देवरी। जैसा नाम से प्रतीत होता है, 7 या 7 20, 7 + 20 27 जैन मंदिरों का समूह है ये। भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव जी को समर्पित है। इसके निर्माण की बात करें तो लगभग 14 वर्षों में इसका निर्माण पूरा हुआ है। 958 ईस्वी से लेकर 972 ईस्वी तक। जैन आचार्य यशोभद्र सूरी के आदेश पे सिमंदर शाह ने निर्माण करवाया। एक और बात पश्चिम मुखी है। देखिए, 27 देवरी 27 जैन मंदिरों का समूह भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव जी को समर्पित है। 14 वर्ष में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। 958 से लेकर 972 ईस्वी तक जैन आचार्य श्री यशोभद्र सूरी के आदेश पर सिमंदर शाह ने इसका निर्माण करवाया और ये एक पश्चिम मुखी मंदिर है। उसके बाद में चलते हैं अपन श्रृंगार चौरी। तीसरा आता है श्रृंगार चौरी। देखिए, श्रृंगार चौरी जो मंदिर है ये कुंभा की पुत्री रमाबाई कुंभा की जो पुत्री है रमाबाई को समर्पित है। श्रृंगार चौरी जो मंदिर है वह कुंभा की पुत्री है एक रमाबाई, उनको समर्पित है। रमाबाई को वागेश्वरी भी कहा जाता है। वागेश्वरी की इनको उपाधि मिली हुई है, वागेश्वरी भी कहा जाता है। एक बहुत ही विदुषी महिला थी। रमाबाई का जो विवाह है वह गुजरात के मंडलिक 4 से हुआ था।
रमाबाई का विवाह इसी स्थान पे हुआ। इस मंदिर का निर्माण जो महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष थे। एक महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष के पुत्र वेलका ने इसका निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष के पुत्र वेलका ने इसका निर्माण करवाया था। वर्तमान में ये यह एक जैन मंदिर है। कई जगह श्रृंगार चौरी मंदिर को शांतिनाथ जैन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो हुआ श्रृंगार चौरी मंदिर। कुंभा की पुत्री थी रमाबाई, उनको समर्पित है। इनको वागेश्वरी भी कहा जाता था। बड़ी ही विदुषी महिला थी। रमाबाई का जो विवाह है वो गुजरात के मंडलिक फोर्ट से हुआ था। महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष थे, उनके कोषाध्यक्ष जो थे उनके पुत्र वेलका ने इसका निर्माण करवाया। वर्तमान में ये एक जैन मंदिर है और शांतिनाथ जैन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं आगे का। चौथा जो आएगा वो है कुंभश्याम मंदिर। इसको दूसरा नाम है कुंभस्वामी मंदिर। एक नाम से और जाना जाता है इसको वराह मंदिर। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कुंभश्याम मंदिर या कुंभस्वामी मंदिर या वराह मंदिर महाराणा कुंभा ने बनवाया। भगवान विष्णु को समर्पित इसके गर्भगृह में भगवान महाराणा कुंभा ने बनवाया। कुंभश्याम मंदिर के गर्भगृह में, एक बार दोबारा से कह रहा हूँ, कुंभश्याम मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा है। वराह अवतार की इस मंदिर में 20 विशाल स्तंभ है। इस मंदिर की छत पिरामिड के आकार की। इस मंदिर में गरुड़ की प्रतिमा, भगवान गरुड़, देखिए कुंभश्याम मंदिर, कुंभस्वामी मंदिर, वराह मंदिर तीनों एक ही चीज है। महाराणा कुंभा ने बनवाया, भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा इसके गर्भगृह में लगी हुई है। इस मंदिर में 20 विशाल स्तंभ है। छत जो है वो पिरामिड के आकार की है और भगवान गरुड़ की प्रतिमा भी लगी हुई है। ये तो था अपना कुंभश्याम मंदिर या वराह मंदिर।
इसके बाद में चलते हैं एक बहुत ही फेमस मंदिर जो चित्तौड़गढ़ का है, समिदेश्वर महादेव मंदिर। इसका दूसरा नाम देखें तो प्राचीन नाम इसका है त्रिभुवन नारायण मंदिर। नवीं शताब्दी में परमार राजा भोज द्वारा बनवाया गया। परमार राजा भोज द्वारा बनवाया गया ये मंदिर, इसलिए इसका एक नाम और पड़ा भोज मंदिर। चौदह सौ 28 में इसका पुनर्निर्माण जो कराया वह कराया महाराणा मोकल ने। महाराणा मोकल ने इसका निर्माण करवाया, इसीलिए इस मंदिर का एक और नाम पड़ गया मोकल जी का मंदिर। देखिए बच्चों, नागर शैली में निर्मित है। नागर शैली में निर्मित है। भगवान शिव की त्रिमूर्ति स्थापित है। नवीं शताब्दी में परमार राजा भोज द्वारा बनवाया गया, इसलिए इसे भोज मंदिर भी कहा गया। 1428 में महाराणा मोकल द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया, इसलिए मोकल जी का मंदिर भी कहा गया। नागर शैली में निर्मित है और भगवान शिव की त्रिमूर्ति स्थापित है। आइए आगे चलते हैं और मीरा मंदिर को देखते हैं क्या है। देखिए, मीरा मंदिर जो है वो भगवान कृष्ण को समर्पित है। कुंभा द्वारा बनवाया गया, सांगा द्वारा बनवाया गया। सांगा की पुत्र वधू थी मीरा जी, सांगा द्वारा बनवाया गया। यही मंदिर मीरा की भक्ति का केंद्र रहा है। इस मीरा मंदिर के सामने की तरफ इनके गुरु संत रविदास की छतरी है। कृष्ण को समर्पित है, सांगा द्वारा बनवाया गया। मीरा भक्ति का केंद्र यही रहा। सामने, इस मंदिर के सामने की तरफ मीरा के संत रविदास की छतरी स्थित है। एक बात और ध्यान रखने की है, मीरा मंदिर में मीरा की कोई प्रतिमा नहीं है। मीरा की कोई प्रतिमा नहीं है। ये तो हुआ मीरा मंदिर के बारे में। एक बात और, मीरा ने चित्तौड़गढ़ में 17 वर्ष बिताए। इसे राजस्थान की राधा के नाम से भी जाना जाता है।
ये तो हुआ मीरा मंदिर के बारे में। आइए देखते थोड़ा सा कुंभा पैलेस के बारे में, महाराणा कुंभा पैलेस के बारे में। सातवां जो है वो है महाराणा कुंभा पैलेस। कुंभा पैलेस में जाने के लिए 2 दरवाजे हैं। पहला है बड़ी पोल और त्रिपोलिया। कुंभा पैलेस में कई छोटे छोटे महल हैं, जिनमें से 3 प्रमुख है, याद रखे तो रख ले। एक है कांवरपड़े का महल, एक है सूरज गोखरा, और एक है जनाना महल। कुंभा पैलेस वही स्थान है जहां मीरा को विक्रमादित्य द्वारा विष दिया गया। और दूसरा, यह कुंभा पैलेस वही स्थान है जहां बनवीर ने उदय सिंह को मारने का षड्यंत्र रचा। ये तो हुआ कुंभा पैलेस के बारे में। एक है फतेह प्रकाश महल, जो मैंने आपको मैप में बताया था, फतेह प्रकाश महल। फतेह प्रकाश महल के बारे में 2 बातें ध्यान रखने की है। महाराणा फतेह सिंह द्वारा बनवाया गया, और दूसरा, निर्माण लिख देता हूं मैं, महाराणा फतेह सिंह द्वारा निर्माण किया गया। और दूसरा जो है वह वर्तमान में एक राजकीय संग्रहालय है। वर्तमान में क्या है? राजकीय संग्रहालय। जैसा आपने मैप में देखा होगा, दक्षिण में एक मंदिर है, कलिका माता मंदिर। देखिए बच्चों, कलिका माता मंदिर जो था वो प्राचीन सूर्य मंदिर था। कलिका माता मंदिर प्राचीन सूर्य मंदिर था। बाद में कलिका माता की यहाँ लिख देते हैं, बाद में कलिका माता की प्रतिमा स्थापित की गई। एक बात और, महामारू शैली में जो शैली है इसकी मंदिर निर्माण की, महामारू शैली में निर्मित है। महामारू शैली में निर्मित है। एक चीज और है, देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक है नौकोटा भंडार या नौलखा भंडार। बनवीर ने बनवाया। देखिए, नौकोटा महल या नौकोटा भंडार या नौलखा भंडार दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ये नौकोटा महल या नौलखा महल से अलग है। ये केवल एक भंडार के रूप में बनवीर ने बनवाया था, जिसके लिए उन्होंने खजाने के रूप से इसको बनाया। देखिए बच्चों, लख का मतलब होता है कोई जान न सके,
तो ऐसा महल जिसकी पहुंच तक कोई जा न सके, जो शास्त्रागार के लिए और खजाने के लिए बनवीर ने बनवाया था, जिसको 9 कोटा भंडार और 9 लखा भंडार कहा जाता है। देखिए 9 लखा महल अलग है और ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है ये है 9 कोटा भंडार या 9 लखा भंडार। बनवीर ने बनाया था अपने खजाने और शास्त्रागार के लिए, खजाने या फिर शास्त्रागार, शास्त्रागार के लिए बनवाया था। ये देखिए आपका पूरा हो चुका है। कुंभा पैलेस, फतेह प्रकाश महल, कलिका माता मंदिर, 9 कोटा भंडार। अच्छा, 9 कोटा भंडार आपको समझ में आ गया। बनवीर ने बनवाया, 9 लखा भंडार भी कहा जाता है, खजाने और शस्त्रागार के लिए बनाया। लख की जो शब्द है उसका मतलब होता है कोई जा न सके, जो वहाँ तक उस भंडार तक जा न सके, इसलिए इसका नाम 9 लखा भंडार कहा गया। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग पूरा होता है। ठीक है बच्चों, ये 2 पार्ट में हमने आज चित्तौड़गढ़ दुर्ग को पढ़ा। आपसे एक गुजारिश है कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, इसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, किस तरीके से आप वीडियो देखना चाहेंगे और इस वीडियो में आपने क्या समझा, एक बार आप कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगला जो किला है वो मेहरानगढ़ लेके आएंगे। और जब तक जुड़े रहिए, धन्यवाद।